एंड एब्जॉर्प्शन के 36 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। अब उसके बाद नंबर आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो डॉक्टर बायो में आपका फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को करना। देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ क्वेश्चन जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन को जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप जानते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहां तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, यहां तक कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। कंडक्टिंग पार्ट का काम है एयर को ह्यूमिडिफाई करना, फॉरेन पार्टिकल से फ्री करना, और इसका काम है बॉडी टेम्परेचर के बराबर में इसको लाना। तो चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन है इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ये तो सही है। और दूसरा ऑप्शन है इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाई भी करता है कंडक्टिंग पार्ट। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्राउट टू बी बॉडी टेम्परेचर, ये भी काम किसका है। क्वेश्चन में पूछा है नॉट, कौन सा काम नहीं है कंडक्टिंग पार्ट का, तो यही एक आखिरी जो ऑप्शन बच जाता है, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सरफेस है वो कौन देता है, एल्विलाई और टिश्यू के पास मिलते हैं। तो एल्विलाई, इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो डायग्राम से रिलेटेड है। इसमें लिखता है द फिगर शोज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबलिंग ए बी सी एंड डी। लिखता है सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक। चलिए फिगर देखते हैं हम लोग। फिगर में पहला है सी के बारे में, सी एल्विलाई को दिखा रहा, बिल्कुल सही है। थिन वॉल्ड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही, एल्विलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सब ऑप्शन गलत होने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं। डी को दिखाया है, डी में लिखता है लोअर एंड ऑफ द लंग, गलत हो गया यही पे, ये डायाफ्राम को दिखा रहा है। डी किसको दिखा रहा है, डायाफ्राम को। चलिए ए को देख लेते हैं। ए के बारे में लिखता है ट्रैकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेज, कंप्लीट लिख दिया, इनकम्प्लीट होता है ट्रैकिया, इनकम्प्लीट सी शेप्ड के रिंग से, ये गलत हो गया। डी में लिखता है कौन सा, डी प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड्स रिब्स ऑन बोथ साइड में रिब्स नहीं होते हैं, है ना, एक तरफ हमारा लंग्स होता है विसरल पार्ट की तरफ। चलिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग्स आर इनक्लोज्ड इन, लंग्स के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन की कवरिंग होता है, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं, सीधा एनसीईआरटी से। प्लूरल मेम्ब्रेन, डी नंबर ऑप्शन प्लूरल मेम्ब्रेन। 1996 में 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप 2007 तक ही लगाएंगे, इसके पीछे आपको नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन, स्किन से होने वाले रेस्पिरेशन को हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये किस में होता है, ह्यूमंस में नहीं होता है, ये तो लंग्स से करते हैं। फ्रॉग में होता है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। रैबिट्स नहीं, लिजार्ड में होता नहीं, फ्रॉग में बिल्कुल, जब फ्रॉग दिया है सामने, फ्रॉग जब पानी में जाता है वाटर में तो ये स्किन से रेस्पिरेशन करता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जब टेरेस्ट्रियल में होता है तो लंग्स से करता है। वही फ्रॉग लार्वल स्टेज टेडपोल में होता है, टेडपोल की अवस्था में होता है, तब ये लंग्स उस वक्त गिल्स होते हैं, और ये गिल्स अडल्ट फ्रॉग में लंग्स बन जाते हैं। तो स्किन से रेस्पिरेशन फ्रॉग करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, चलिए ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, हम अगर फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर दें, अब बोले कि हम कितना फोर्सिबल एक्सपायरेशन बोले तो ईआरवी को निकाल दें, इसके बाद अब हम कितना इंस्पिरेशन कर सकते हैं, इसके बाद हम ईआरवी ले सकते हैं, और जो नॉर्मल हम लोग इनहेल करते हैं टीबी, इतना तो लेंगे, उसके बाद मैक्सिमम जो हम ले सकते हैं वो फोर्सिबल इंस्पायरेशन बोले तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतने को ले सकते हैं। तो ये होगा वाइटल कैपेसिटी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट आकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के वक्त क्या होता है। तो इंस्पिरेशन के वक्त हमारे डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करता है और सेट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम सही है,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, देखिए रिब्स के बीच के मसल को इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। ये दो होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि इंटरनल अगर लिखा होता है तो वहां पर रिलैक्सेशन होता है इंस्पायरेशन के दौरान। तो ध्यान रखना, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन लिखा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में, तो ये बिल्कुल सही होने वाला है। तीसरा है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज। इंस्पिरेशन के वक्त पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो पल्मोनरी का प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, तभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लंग्स के अंदर, एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर आ जाता है, क्योंकि एयर आपको पता है हमेशा हाई से लो की तरफ ट्रेवल करता है, इसलिए। तो ये गलत हो गया। चौथा है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करता है, तभी तो बाहरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक ज्यादा होता है और एयर लंग्स के अंदर चला जाता है। एक और दो सही हो गया, एक और दो पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है कि किसके बारे में, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ क्वेश्चन पूछता है टाइडल वॉल्यूम टीबी एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी ऑफ एन एथलीट। टीबी कितना है 500 होता ही है, एंड ईआरवी कितना है 1000 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी पूछ रहा है। ईसी क्या होता है, ईसी टीबी प्लस ईआरवी को बोलते हैं ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो भैया टीबी कितना 500 और ईआरवी कितना 1000, 500 प्लस 1000 1500 हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी 1500 कितना होगा रेजिडुअल। इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम से मतलब नहीं है हम लोगों को, इससे मतलब आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए कितना हो गया 1500 ml। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर आपको करेक्ट और इनकरेक्ट में आपको ध्यान रखना है, करेक्ट स्टेटमेंट उठाना है यहां से। चलिए एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कारण एक्सपायरेशन होता है, ये इसमें बताना चाह रहा है। तो भैया ये गलत हो गया, यहाँ पर डायाफ्राम का भी रिलेशन है, तो अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल नहीं। चलिए दूसरा कौन सा है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। देखिए बोल रहे इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लंग्स का प्रेशर कम होता है, और किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, लंग्स का प्रेशर कम, तो लंग्स का प्रेशर कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो लंग्स के अंदर आ जाएगा और इसी को इंस्पायरेशन बोलते हैं। ये सही हो गया, करेक्ट पूछना था, करेक्ट ये हो गया। इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, ये उसके उल्टा हो गया, ये नहीं होगा, ये एक्सपायरेशन का केस है। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से इंस्पायरेशन होता है, ना कि एक्सपायरेशन, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत। आंसर कौन सा होने वाला है, बी नंबर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। चलिए कॉलम 1 में टाइडल वॉल्यूम दिया, टाइडल वॉल्यूम 500 से 550। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200। ये तो बिल्कुल आसान है, मिला लीजिए कौन सा होने वाला है, मिलाइए। A3 के पास दोनों में है, B1 के पास ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग 2017 नीट 2017 तक आ चुके हैं। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, ठीक है, द एल्विलाई, बिल्कुल सही। दे डोंट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ, भैया बोल रहा है कि लंग्स से जो है अगर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें उसके बावजूद लंग्स कोलैप्स नहीं करते आपस में, क्यों नहीं करते, तो ये हम लोग जानते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद भी लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि 1100 से 1200 ml होता है वो बचा रह जाता है, इसी के कारण लंग्स कोलैप्स नहीं करता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में है, लंग डोंट कोलैप्स बिटवीन ब्रेथ एंड सम एयर इज ऑलवेज रिमेन इन द
लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज, बोलता है कि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन में एक्सपायरेशन करते हैं तो क्या होता है कि कुछ एयर लंग्स में रह जाते हैं और इसलिए लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए समझिए कि हम लोगों के लंग्स में के ऊपर लेयरिंग होती है प्लूरल मेम्ब्रेन की, और प्लूरल मेम्ब्रेन दो लेयरिंग होती है इसकी, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। इसके बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी होती है उसे इंट्राप्लूरल कैविटी कहते हैं, और ये इंट्राप्लूरल कैविटी कभी भी लंग्स को कोलैप्स नहीं करने देता और ये लंग्स को फ्लैटन रखता है, जो कि एक निगेटिव प्रेशर है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं देयर इज अ निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, इसके कारण हम लोग नहीं करते, इसके कारण ये केस नहीं है, इंट्राप्लूरल कैविटी के कारण होता है। देयर इज अ निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, बिल्कुल सही। कूलिंग एट द लंग्स वॉल, बिल्कुल सही है। लंग्स के ऊपर जो लेयरिंग होती है इंट्राप्लूरल लेयर, उसके बीच में जो कैविटी है वो लंग इंट्राप्लूरल कैविटी, इंट्राप्लूरल वॉल, इंट्राप्लूरल मेम्ब्रेन, इंट्राप्लूरल लेयर, ये क्या करता है कि एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है जो कि लंग्स को कभी भी कोलैप्स करने नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस रिगार्ड टू ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट। बोल रहा हम लोग जब ब्रीदिंग करेंगे तो हम लोग कॉन्शियस एफर्ट लगाकर कौन सा काम कर सकते हैं इनमें से? तो देखते हैं। वन कैन ब्रीद आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, हम लोग ब्रीद आउट कर सकते हैं, एक्सपायरेशन कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन को बाहर निकाले। एक्सपायरेशन भी कर दे और ऑक्सीजन भी बाहर ना निकाले, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सपायरेशन में हम लोग जानते हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर्ड आउट करते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का भी उसमें होता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए, वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू स्ट्रेचन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नाक और मुंह को बंद कर दे और स्ट्रेचन ट्यूब के कान के थ्रू एयर को बाहर निकाल दे। ये हम लोग कौन से सिफट से चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, और यही पूछा था कि कौन सा हो सकता है, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं, बी नंबर। चलिए आगे देख लेते हैं। वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद आउट बाय मूविंग द डायाफ्राम अलोन विदाउट मूविंग द रिब्स एट ऑल। बोलता है कि सिर्फ हम लोग डायाफ्राम का मूवमेंट करा के और किसी रिब्स का मूवमेंट ना कराएं, और इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये कभी भी नहीं होगा। मूवमेंट जब भी होगा तो डायाफ्राम के साथ साथ सेट ऑफ मसल, रिब्स सबका होगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। द लंग कैन मेड फुल्ली एम्प्टी बाय फोर्सफुल ब्रीदिंग आउट एयर ओनली, ये कभी भी नहीं हो सकता। आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम बचा रह जाता है चाहे कितना भी फोर्सफुल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 13, लिखता है लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी 1 से 4 एंड 4 जंबल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। सीधा सीधी आपको रेस्पिरेटरी कैपेसिटी दिया है और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से मिलाकर मैच कराना। चलिए देखते हैं कौन सा है। रेजिडुअल वॉल्यूम पहले मैच करा लेते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1100 से 1200, मतलब 1200 दिया है। चलिए आरबी कितना हो गया? 1200। उसके बाद क्या है? वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? 4500। वीसी कितनी है? 4500 ml। उसके बाद आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम लोग जानते हैं 2500, आईआरवी 2500 ml। उसके बाद कौन सा है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी कितनी है? 3500 ml। ये डेटा हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में देखते हैं। अब इससे मैच कराना है। मैच क्या कराना है? पहले लिखता है 2 नंबर, तो 2 नंबर कौन सा? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को लिखता है 2500। वाइटल कैपेसिटी होनी कितनी चाहिए था? 4500, तो ये गलत हो गया यहीं पर। दूसरा कौन सा है? 3 नंबर। 3 नंबर कौन सा है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500, और यहाँ लिखता है 1200, ये यहीं पे गलत हो गया। इसके बाद लिखता है 4 नंबर। चौथा कौन सा है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500, और ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500 ml लिखता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ 1 नंबर मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम को 1200, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200, ये लिखता है 1200। इसका मतलब इनमें दोनों सही है, तो यही ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। समझ में आ गया आपके? ठीक है, और आखिरी वाला गलत ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। 1 नंबर में 1 नंबर कौन है? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? 1200, और यहाँ 4500 लिखा, इसलिए ये गलत। तो आपका ऑप्शन सी जाने वाला, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखता है व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स। हम लोगों के लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कितनी है? तो देखते हैं भैया क्या है।
लिखता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV प्लस एक्सपायरेटरी ERV। तो हम लोग पहले वाइटल कैपेसिटी क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, तो उसको ये IRV प्लस ERV नहीं, इसके साथ अगर TB लिख देता तब ये सही होता, इसलिए एक नंबर गलत हो गया। टोटल लंग कैपेसिटी TLC माइनस RV, ये बिल्कुल सही है क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, TB है प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। अगर हम इसे माइनस कर दें, इसे हटा दें, तो TB IRV ERV और यही होती है वाइटल कैपेसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है 15 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेज। देखिए 2006 का क्वेश्चन आपसे बताया गया, 2007 के पीछे नहीं जाना है। इसके बारे में एनसीईआरटी में जानकारी दी गई थी कि काउंटर करंट जो होता है वो फिश को के गिल्स में ऑक्सीजन या रेस्पिरेशन को एफिशिएंट करता है। काउंटर करंट ऐसे वाटर का बहाव है और ऑक्सीजन इससे इसके गिल्स में पहुंच जा रहा है फिश में, तो इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट है। द रेजिडुअल वॉल्यूम एयर इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स। देखिए जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है RV, इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है रेस्पिरेशन पे, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर आपका आंसर B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when 1500 ml एयर इज इन द लंग इट इज कॉल्ड। देखिए लंग्स में हमेशा RV रहता है जो कि 1100 से 1200 ml होता है, उसके बाद जो दूसरा होता है ERV और RV को अगर हम लोग जोड़ दें 1000 से 1100, तो भैया ये कम से कम 2300 के आसपास आएगा, और यहाँ पर कितना दिया है 1500। तो इसका मतलब ये जो आंसर दिया है आपका RV का दिया है, और ये पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से है 1996। यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा, या अप्रोक्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग इन मैमल आर गवर्न बाय। वेंटिलेशन मतलब रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, ये किसके कारण होता है भैया, तो ये डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से या फिर रिलैक्सेशन से और सेट ऑफ मसल्स के कारण होता है। इंटरकोस्टल मसल के कारण या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कारण, मस्कुलर वॉल्स के कारण नहीं होता है, डायाफ्राम के कारण होता है, इंटरकोस्टल मसल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर D, बोथ B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैन एंड मैमल्स एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इनटू द लंग, मतलब एटमॉस्फेयर से कहां आना है, एयर को एटमॉस्फेयर से लंग्स में आना है। तो एटमॉस्फेयर में आने से लंग्स में आने के लिए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चेंबर, नेजोफेरिंक्स, ग्लॉटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंकियोल, डक्ट ऑफ एल्विली और एल्विली। नेजल कैविटी से लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद फेरिंक्स, गलत हो गया, ऐसे होना था। नेजल कैविटी, लैरिंक्स, फेरिंक्स, गलत हो गया। नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकाई। यहां अगर ब्रोंकाई पहले देता तो ये सही होता, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। अब बचता है एक, यही सही होगा, देख लेते हैं इसको क्या लिखा है। नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्विलाई, बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक नया टॉपिक। देखिए नया क्वेश्चन जो भी होगा वो आपके सिलेबस से होगा, डेटा भी आपके सिलेबस से मैच करेगा। पुरानी एनसीईआरटी का डेटा थोड़ा सा अलग हो रहा था। द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन, PO2 पूछ रहा है कितना होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 पूछ रहा, कहां पे, एल्विलाई में। कहां पे, एल्विलाई में, बोले तो लंग्स में। एल्विलाई में कितना होता है, एल्विलाई में कितना होता है, PO2 104 और PCO2 40। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये तो एटमॉस्फेयर का दिया है, ये लंग्स का दिया है। ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्विलाई ऑफ द लंग इज। पार्शियल प्रेशर PO2 पूछ रहा है, कहां पे, लंग में, एल्विलाई में।
इक्वल टू दैट इन द ब्लड, अगर लंग्स में ब्लड के बराबर हो जाए तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कैसे जाएगा, तो भैया ये गलत हो जाएगा। मोर देन दैट इन ब्लड, लंग्स में जो ऑक्सीजन है का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो ज्यादा होगा ब्लड से, तभी तो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा। तो भैया ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। लेस होगा तो कभी भी ब्लड में नहीं जाएगा, और बराबर लेस देन डेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 होता है, ऑक्सीजन का 104 होता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, द फिगर गिवन बिलो शो स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, सेकंड सिलेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट कार्बन, ए बी सी एंड डी दिखाया, करेक्टली आइडेंटिफाई अलोंग विद द इट्स फंक्शन। सी में दिखाया, ए में दिखाया, सी नंबर इसकी बात कर रहा है यहाँ की। आर्टेरियल कैपिलरी, भैया एल्वियोलर कैपिलरी है, यहीं से गलत हो जाता है। ए में दिखाया है एल्वियोलर कैविटी, ये बिल्कुल सही है, एल्वियोलर कैविटी है मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एल्वियोलर कैविटी, लंग्स की कैविटी जो है, एल्विलाई की कैविटी, यही मेन साइट है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्विलाई ऑफ द लंग टेक प्लेस बाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्विलाई में कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ कर आए, ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या है भैया, हाई से लो की तरफ, हाई प्रेशर हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाना, और इसमें किसी भी तरह एनर्जी का कोई खर्च नहीं होता, तो सिंपल डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 लिखता है, इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेनस ब्लड थ्रू, वेनस ब्लड से, देखिए ये लंग का ये हम एल्विलाई बना दिए, और ये ब्लड कैपिलरी, इससे अलग कैसे होता है। ठीक है, एयर कैसे अलग है भैया, यहाँ एयर अलग कैसे है, तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई, ये आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है, ऑफ एल्विलाई, ये इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और बीच में बेसमेंट। चलिए देखते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं, स्क्वैमस एपिथेलियम, गलत है, स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम सही है, ट्यूनिका मीडिया नहीं है, नॉन ऑफ दिस नहीं, ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन, द एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग इज, देखिए क्वेश्चन 90 का है, एल्वियोलर एपिथेलियम जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम एल्विलाई की जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये नॉन सिलिएटेड होती है, आपको यूनिट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया जाता है, अब तो हटा दिया एनसीईआरटी ने। नॉन सिलिएटेड होता है स्क्वैमस एपिथेलियम, ये ऑप्शन नॉन सिलिएटेड कॉलमनर नहीं होता है, स्क्वैमस होता है, नॉन सिलिएटेड स्क्वैमस, ऑप्शन नॉन सिलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी, सिलिएटेड तो होगा ये, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ नया टॉपिक फिर से, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर कितना ml ऑफ ऑक्सीजन टू, देखिए 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 5 ml ऑक्सीजन को लेकर जाता है, वहीं 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है। यहाँ ऑक्सीजन पूछा है तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन आसानी से करने। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है लिखता है, सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जोड़ने के लिए फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, H+ का कंसंट्रेशन कम हो, टेम्परेचर कम हो, और ये कंडीशन कहाँ मिलती है, लंग्स में। देखते हैं ये कंडीशन, लो PO2 नहीं भैया, हाई PO2 बिल्कुल सही, लो PCO2, लेस H+ और लोअर टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है, लो PO2, हाई PO2, हाई PCO2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द रॉन्ग, जहां भी रॉन्ग, इनकरेक्ट या नोट जैसा टर्म देखे आपको बताना है। स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का लैंग्वेज है कि देखिए जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, ये मेनली किस पर डिपेंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो बाइंड करेगी, कम हुआ तो अलग हो जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन ए नंबर जो है एनसीईआरटी से उठाकर सीधा सीधी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, रिडक्शन इन पीएच, मतलब पीएच कम होना, पीएच कम होना ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच कम कब होगा ये समझिए, जब H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा तो पीएच कम। ये कंडीशन कहाँ आती है, H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा, ये टिश्यू में देखा जाता है, पढ़ाया था आपको हमने। इसका उल्टा अगर पीएच ब्लड का ज्यादा मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कम, ये कहाँ होता है, ये लंग्स में होता है। चलिए देखते हैं, रिडक्शन पीएच में, रिडक्शन पीएच घट गया मतलब H प्लस ज्यादा होगा, ये केस कहां पर, टिश्यू में। डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, तो भैया H प्लस जहां बढ़ता है, अभी पीछे कंडीशन आपको बताया गया कि H प्लस जहां बढ़ा वहां H प्लस बढ़ेगा, टिश्यू में H प्लस बढ़ा तो यहाँ H प्लस को घटा के दिखाया गया लंग्स में, H प्लस बढ़ा जहां पर H प्लस बढ़ा, ये कहां होता है, टिश्यू में, तो इसीलिए वहां हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कम होने लगता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो है उसके ऑक्सीजन से जुड़ने की जो एफिनिटी है वो कम हो जाती है और ये टिश्यू में कम होती है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, पीएच कम मतलब H प्लस ज्यादा, H प्लस ज्यादा टिश्यू में होता है, वहां ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कम जुड़ता है, पीएच ज्यादा मतलब H प्लस कम, यहां पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ज्यादा जुड़ेगा, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, approximately 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड एज, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 20 से 25% कौन लेकर जाता है, आरबीसी लेकर जाता है, 70% कौन लेकर जाएगा, 70% बाइकार्बोनेट लेकर जाएगा, और 7% जो बचा हुआ है ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाएगा। तो 70% आपसे पूछा है एज बाइकार्बोनेट, सीधा सीधी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन रिमेन अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू, देखिए बॉडी टिश्यू आपके ब्लड से ऑक्सीजन को ले लेती है, उसके बावजूद एक बड़ा अमाउंट ऑक्सीजन का बचा रहता है, क्यों ये पूछ रहा है। क्योंकि जब आप अचानक से कोई काम करें, मस्कुलर एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज करें या फिर कहीं दौड़ना भागना पड़ गया, उस वक्त हम लोग इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ऑप्शन है एक्ट एज रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, और ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी टिश्यू से इनटू द ब्लड प्रेजेंट एज, भैया जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से रिलीज होता है ब्लड में वो किस फॉर्म में होता है, तो बाइकार्बोनेट का फॉर्म में 70% आता है, ये आपको पीछे अभी जस्ट बताया गया, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आता है। चलिए इसको देखते हैं, लिखता है बाइकार्बोनेट इन द ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका ए नंबर सही होने वाला है। नेक्स्ट है फ्री कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड 70% कार्ब एमिनो हम लोग हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि 20 से 25% होता है, इसलिए ये 70% नहीं 20 से 25%। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी ये भैया 20 से 25% होता है, और यहाँ पर बल्क पूछा है, तो बल्क जो है ये आपका बाइकार्बोनेट में 70% होता है प्लाज्मा एंड आरबीसी 20 से 25% लेकर जाता है, ठीक है।
चलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमन, ह्यूमंस में आरबीसी से रिलेटेड क्या सही यहाँ पर दिया गया है। दे कैरी अबाउट 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पीछे यहाँ डेटा हम लोग फिर से देखेंगे, जो अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25% आरबीसी ही कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से ले जाकर लंग्स तक पहुंचाता है। और ये सेम बात यहाँ लिख दिया है कि दे कैरी, मतलब आरबीसी कैरी 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फीटस। ह्यूमन फीटस, जो बेबी बच्चा जब अपने माँ के उम्र में होता है, यूट्रस में होता है, तब उम्र की बात कर रहा है, तो क्या कंडीशन आने वाली है। हैज ओनली 2 प्रोटीन सबयूनिट्स इंस्टेड ऑफ, रेस्पिरेशन से रिलेटेड पूछ रहा है। हैज अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के जो जोड़ने की क्षमता है वो ज्यादा होगी किसमें, फीटस में। किसके कंपैरिजन में, फीटस मतलब उस बच्चे के बारे में बोल रहा है, किसके कंपैरिजन में, देन मदर देन ऑफ एन एडल्ट। एडल्ट का मतलब यहाँ मदर भी हम समझ ली या फिर एडल्ट। देखिए हमारे बॉडी में बोले तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन के जुड़ने की क्षमता है, इससे कहीं ज्यादा एफिनिटी, इससे कहीं ज्यादा क्षमता उस बच्चे में होगी जो अभी फीटस से मतलब अपने माँ के उम्र में है। इसका मतलब वो अपने माँ से के ब्लड से ऑक्सीजन को लेगा। जब अगर हायर एफिनिटी नहीं होगी तो वो ऑक्सीजन को अपनी माँ से ले नहीं पाएगा, और जब ले नहीं पाएगा तो फिर उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए ये सही है कि हायर एफिनिटी होते हैं बच्चे में देन दैट ऑफ एडल्ट, या फिर मदर भी लिख सकते थे। हैज लोअर, अगर लोअर एफिनिटी होती है कि बच्चे में जो ऑक्सीजन को जोड़ने की क्षमता है वो कम हो जाए, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, मदर से ये बच्चा ऑक्सीजन ले नहीं पाता और बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस फिर से कम। इट्स एबिलिटी फॉर ऑक्सीजन इन द सेम, अगर सेम भी होता बच्चे में और एडल्ट में या मदर में, तो भी माँ से वो बच्चा जो है ऑक्सीजन को ले नहीं पाता, क्योंकि बराबर है, इसलिए ये भी गलत। कौन सा, बच्चे में जो ऑक्सीजन को जोड़ने की क्षमता है वो एफिनिटी ज्यादा है एडल्ट या मदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। भैया कार्बन डाइऑक्साइड अभी बताया था 70% कौन लेके जाता है, एज बाइकार्बोनेट जाता है, तो एज बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन देखिए ब्लड में आरबीसी, ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पार्ट आरबीसी, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही तो है जो अपने साथ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन की तरह, तो ये एक पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक और लंग्स से टिश्यू तक लेकर जाता है। तो ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। अगर नेचर पूछा तो ग्लोबिन बोले तो प्रोटीन, तो ये प्रोटीन नेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का क्वेश्चन है, हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड हैपेंस, कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूबीसी या आरबीसी लिखता तो सोचिए जाता बात को, विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स नहीं, आरबीसी लिखता, बाइकार्बोनेट लिखता, प्लाज्मा लिखता, इन सब में से हम सोचते हैं विद द हेल्प ऑफ आरबीसी, यहां तक तो ठीक है, एंड ब्लड प्लाज्मा, बिल्कुल सही, प्लाज्मा डाल, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, इसका कारण, तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है, एट हाई एल्टीट्यूड द आरबीसी इन द ह्यूमन ब्लड विल, हाई एल्टीट्यूड में आरबीसी के साथ क्या होने वाला है, या आरबीसी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने से ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पाता। जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आरबीसी क्या करता है कि आरबीसी का नंबर ब्लड में बढ़ जाता है, नंबर ऑफ आरबीसी ब्लड में बढ़ जाता है, ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन को बाइंड कर सके। तो क्या होगा ब्लड के साथ, ब्लड में क्या होगा, आरबीसी बढ़ जाएगा। देखिए जब हाई एल्टीट्यूड में हम जाएंगे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घट जाएगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा तो ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए क्या होगा कि ब्लड में आरबीसी बढ़ जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर सके और हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल पाए। तो क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर, आरबीसी का नंबर
ब्लड में बढ़ने वाला है, ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड पे होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ऑल्दो मच कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड इन ब्लड येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक। बोलता भैया ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इतना ट्रेवल करता है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बावजूद ब्लड एसिडिक नहीं होता, ऐसा क्यों? तो आपको सीधा सीधी याद रखना है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बफर सॉल्यूशन, ब्लड क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है, ब्लड बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है, और जो भी सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक नहीं होता है। तो ब्लड बफर सॉल्यूशन होता है, इसलिए ये एसिडिक नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूअसली डिफ्यूज थ्रू द टिश्यू एंड इज नॉट अलाउड द एक्यूमुलेशन इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सही बात है, जब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है तो ब्लड बफर से एक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है, इसलिए ये एसिडिक नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू लंग्स मोस्टली। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ब्लड कैसे लेकर जाता है? मोस्टली बोला, मेनली। तो कार्बन डाइऑक्साइड को 20 से 25% आरबीसी लेकर जाता है, 70% बाइकार्बोनेट लेकर जाता है और 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाता है। तो मोस्टली बोला 70% कैसे जाता है? बाइकार्बोनेट इन कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन 20 से 25%, डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा 7% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस। टिश्यू से रेस्पिरेटरी सरफेस पे जाना ही है कार्बन डाइ, या एल्विलाई लिख दें यहाँ पर, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जाना है भैया प्लाज्मा एंड इरिथ्रोसाइट, प्लाज्मा और आरबीसी के थ्रू ओनली बोल रहा। फिर बोल रहा बी नंबर में प्लाज्मा, सिर्फ प्लाज्मा से जाएगा नहीं, सिर्फ आरबीसी से नहीं जाएगा, क्योंकि आरबीसी 20 से 25% लेकर जाता है, सिर्फ प्लाज्मा 7% लेकर जाएगा। इरिथ्रोसाइट बोले तो आरबीसी 20 से 25% एंड डब्ल्यूबीसी तो लेकर जाएगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है आपका प्लाज्मा एंड इरिथ्रोसाइट। ऑप्शन क्यों चेक किया ये देखिए, प्लाज्मा एंड इरिथ्रोसाइट में इरिथ्रोसाइट लिखने का मतलब है आरबीसी जो कि 20 से 25% लेकर जाता है, और प्लाज्मा लिखने का मतलब है कि प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट के भी तो कंपोजिशन है, और प्लाज्मा 7%, तो ये 70% और 7% दोनों को मिलाकर एक साथ प्लाज्मा लिख दिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। अब आता है नया टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ which of the following gas change in blood would first lead to the urge to breathe। बोला जब आप अपने सांस को रोक लेंगे तो आखिर ऐसा क्या चेंज होगा कि आपको जल्दी से जल्दी सांस लेने की जरूरत पड़ेगी? तो आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज में, सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो हम लोगों के बॉडी के लिए, टिश्यू के लिए हानिकारक है, तो जल्दी से जल्दी ब्रीथ करना होगा, है ना। तो अर्ज टू ब्रीथ। फॉलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, भैया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, गिरता नहीं है। ऑप्शन राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉलिंग। देखिए इस पे ऑक्सीजन का कोई भी प्रभाव नहीं है, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं, इसलिए गलत हो गया। फॉलिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन से लेना देना नहीं है, हमने ट्रांसपोर्ट में और रेगुलेशन में दोनों जगह पर बार बार बताया। राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, इसके कारण हमें लेने की जल्दी जल्दी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन को बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट्स रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन। रेस्पिरेटरी आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो यहाँ सीधा आंसर मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट्स रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन। रेस्पिरेटरी सेंटर आरआरसी को बोल रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। देखिए पहले क्वेश्चंस को रिपीट बहुत किया जाता था 94 में, ठीक है, क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अब डिसऑर्डर्स पे हम लोग आ गए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और ये सबसे आखिरी टॉपिक होता है। लिखता है ड्यू टू इंक्रीज एयरबोर्न एलर्जेंस। एलर्जन जहां भी आएगा आपको अस्थमा सोचना था, ये हमने बताया था, जिसके कारण ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन एंड पॉल्यूटेंट्स,
मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज, अर्बन भैया शहरी एरियाज को बोल रहा, आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कॉज वीजिंग। देखिए दो टर्म वीजिंग और एलर्जन, ये जहां पर भी आएगा आपको सीधा अस्थमा के बारे में सोचना था। रिडक्शन ऑप्शन दिया, रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ सर्फेसेंट बाय न्यूमोसाइट्स, ये और डिसऑर्डर्स नहीं, आपको अस्थमा के बारे में सोचना है। बेनाइन ग्रोथ ऑफ म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी नहीं, ब्रोंकाई के बारे में सोचना था। सी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल में इन्फ्लेमेशन, यही तो वीजिंग का कारण होता है, और वीजिंग का कारण इस बीमारी को, डिसऑर्डर को हम लोग अस्थमा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जो कि भैया आपका ORD है ना, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? सी। आपको हमेशा याद रखना है एलर्जेन, पॉल्यूटेंट या फिर इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये सब, या फिर वीजिंग, ये जहां बोले सीधा अस्थमा से रिलेट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसेमा। अस्थमा में भी देखना है और एम्फाइसेमा में भी देखना है, ठीक है। अस्थमा में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में। वहीं पर एम्फाइसेमा में क्या होता है? जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस है ये डैमेज होने लगता है, रेस्पिरेटरी एरिया जो है वो डैमेज होने लगता है। तो अस्थमा में लिखा है पहला इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकियोल्स, सही है। डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चूंकि ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है इसलिए बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स में आपको समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, है ना। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज दैट इज कौन सा? सिलिकोसिस। कौन सा? सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो है ये रेस्पिरेटरी डिजीज है। इसमें जब स्टोन कटिंग या स्टोन ग्राइंडिंग या वहां पर ये होता है तो स्टोन के डस्ट से सिलिका जो आता है इसके कारण होने वाली बीमारी सिलिकोसिस कहलाती है। फाइब्रस टिश्यू बनने लगते हैं। इस एम्फाइसेमा को हम लोग स्मोकर्स डिजीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय मेनली सिगरेट स्मोकिंग। अभी आपको बताया गया स्मोकर्स डिजीज किसको बोलते हैं? एम्फाइसेमा को, और ये धीरे धीरे बीमारी कॉज होता है इसलिए इसे क्रोनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? सीधा एम्फाइसेमा। ऑप्शन कौन सा? एम्फाइसेमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। अस्थमा के बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया नहीं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल लिखता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स नहीं भैया। बैक्टीरियल, ये निमोनिया लिख सकता था। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स नहीं। एलर्जिक, जहां भी एलर्जी आएगा, जहां भी वीजिंग आएगा, जहां भी इन्फ्लेमेशन आएगा ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल का, सभी में आप किसको लगा देंगे? जहां भी पॉल्यूटेंट आएगा रेस्पिरेटरी से रिलेटेड वो आप अस्थमा को लगा देंगे वहां पर। तो ये ऑप्शन आपका डी नंबर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पल्मोनरी डिजीज। लंग्स के डिजीज के बारे में आपको बताना है। इन विच एल्विलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज ड्रास्टिकली। भैया हमने आपको बताया स्मोकर्स डिजीज, किसका नाम? स्मोकर्स डिजीज एम्फाइसेमा, जिसमें क्या होता है जो लंग्स में एल्विलाई है ये सरफेस एरिया घटने लगता है, लंग्स का सरफेस एरिया घटेगा, ये एल्विलाई डैमेज होने लगेंगे। तो ये कौन सा डिजीज होने वाला है? एम्फाइसेमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन द एल्विलर वॉल्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सिगरेट स्मोकिंग may lead to inflammation of bronchi। सिगरेट स्मोकिंग एम्फाइसेमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई अस्थमा, इसलिए ये गलत हो गया और आपसे पूछा है करेक्ट। चलिए करेक्ट बताते हैं। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन कोन्स रीजन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कोन्स रीजन में होता है, बिल्कुल सही, कोन्स रीजन में होता है।
ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। नहीं, न्यूरोटॉक्सिक सेंटर एक तो डायरेक्टली नहीं करता है आरआरसी को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलता है, और वो भी इंस्पिरेशन को घटाता है ना कि बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये आपको ORD के बारे में बता रहा है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। आखिरी पढ़ लेते हैं, अबाउट 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये 20 से 25% लेकर जाता है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी 51 देख लेते हैं। ब्लड एनालिसिस ऑफ पेशेंट रिवील्स एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट, which of the following conclusion is most likely to be correct? ठीक है, the patient has been inhaling polluted area। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको बंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो बोलता है ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट। एक पेशेंट का ब्लड एनालिसिस किया गया, रिवील्स क्या बात पता चला, एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या नई बात निकल कर आई? देखिए, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड होना कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वहीं हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होना कहलाता है कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर यही हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो ये कहलाएगा कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका मतलब कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिखा है तो क्या यहां पर हीमोग्लोबिन किससे बाइंड हो रहा होगा? ऑक्सीजन से नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड हो रहा होगा। Which of the following conclusion is most likely to be correct? देख लेते हैं। The patient has been inhaling polluted air containing unusually high content। इसका मतलब जो पेशेंट है जिसका ब्लड चेकअप किया गया है, जिसमें कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन निकला, उसमें पॉल्यूटेड एयर इनहेल कर रहा होगा, और उस पॉल्यूटेड एयर में मैक्सिमम क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। पेशेंट क्या ले रहा होगा? इनहेल कर रहा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड रिच एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज ब्रीदिंग बिकम्स। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर टिश्यू में, आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? तेज सांस लेना, फास्टर सांस लेना, रेस्पिरेशन बहुत फास्ट करने लगते हैं। तो सैलिवर एंड स्लो नहीं करेंगे, फास्ट करेंगे। देयर इज नो इफेक्ट। अरे भैया कैसे नहीं इफेक्ट पड़ेगा? स्लो नहीं करेंगे, फास्ट करेंगे। कैसा? फास्टर एंड डीपर। 2004 का क्वेश्चन। नेक्स्ट, बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए गए। अब नेक्स्ट जो आएगा वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन।